दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र की भूमिका बताई थी कि दुनिया को कैसे पता चला था कि किसी वस्तु को रगड़ने पर वैद्युत आवेश उसमें आ जाता है। उसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, जो यूनानी दार्शनिक थेल्स थे, उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को जब फर से रगड़ा तो उन्होंने पाया कि वो फर के जो बाल है अंबर तक की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक नहीं थे, इस वजह से वो उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उनके एक ऐसे प्रयोग के बाद 1000 साल बाद, क्योंकि उस समय संचार के साधन नहीं होते थे तो कोई बात को पहुंचने में 1000 साल लग जाते थे। आज की तरह सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं होते थे, तो उस जमाने में उनकी थेल्स की उस बात को पहुंचने में तक ब्रिटिश वैज्ञानिक गिलबर्ट तक पहुंचने में 1000 साल लगे, क्योंकि जब किसी ने कोई चीज नहीं करी उसने दूसरे को बताया, फिर दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे, ऐसी चेन उससे होते होते उस चेन को 1000 साल लग गए वैज्ञानिक तक पहुंचने। तो गिलबर्ट ने प्रयोग करा, क्योंकि वो वैज्ञानिक है, तो उन्होंने बता दिया था कि इसमें कोई आवेश आ गया है। उन्होंने सबसे पहले आवेश नाम दिया था कि इस वस्तु में आवेश आ गया है, जिसके कारण ये एक उसके फर के जो बाल है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। फिर उनके प्रयोग को दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों तक पहुंचा, क्योंकि वैज्ञानिक कम्युनिटी से आसानी से जुड़ी रहती है। उनके मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं, तो जब दुनिया के वैज्ञानिकों को पता चला तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वस्तुओं पर इसका प्रयोग करा, तो उन्होंने पाया कि अलग अलग वस्तुओं में भी इस प्रकार के गुण आ जाते हैं। तो पूरी दुनिया ने इस चीज को निष्कर्ष निकाला कि हाँ, इन वस्तुओं में आवेश आ गया है। तो और फिर जब दो वस्तुओं में रगड़ने पर उनके आवेश आ जाता है तो उनके बीच लगने वाले जो बल को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। उसी का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। अब देखिए वैद्युत आवेश क्या है। जब हम अलग अलग तत्वों को रगड़ते हैं तो एक तत्व में दूसरे तत्व के हल्के वस्तु जैसे बाल, तिनका, कागज, धूल आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो हम कहते हैं कि दोनों ने वैद्युत आवेश प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार दो वस्तुओं द्वारा आपस में एक दूसरे पर दूसरे पर लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, और हम इस अध्याय में इसी वैद्युत बल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये आपको वैद्युत आवेश कैसे आ गया दो वस्तुओं को रगड़ने पर। अब इसके बाद हम इसमें कुछ एग्जाम्पल के बाद इस वैद्युत आवेश के प्रकार बताएंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब दोस्तों वैद्युत आवेश का उदाहरण देखिए। कांच की छड़ को रेशम से गढ़ने पर हल्की वस्तु रेशम के बाद हल्की वस्तु जैसे रेशम के बाल या तिनके, मतलब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम में क्या होता है, बाल और तिनके होते हैं, वो हल्की वस्तु में आते हैं। उनको रगड़ने पर क्या होता है, कांच की छड़ अपनी ओर उसे आकर्षित कर कांच की छड़ की ओर आकर्षित होने लगते हैं। कांच की छड़ जो है इन रेशम के बाल और तिनके उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। किस वजह से करने लगती है, वैद्युत आवेश के प्रॉपर्टी, भौतिक गुण के कारण। दूसरा, प्लास्टिक के कंघे को सूखे बाल से रगड़ने पर कागज के टुकड़े पास लाने पर कंघा कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। जब प्लास्टिक में कोई आवेश नहीं है, लेकिन जब सूखे बाल आते हैं कि हमारा शरीर का आवेशित है, हमारे शरीर में ऊर्जा आ रही खाने से हमारे शरीर को आवेश मिलता रहता है। तो आप हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे बाल हो, दांत, नाक, कान, उनकी सब में आवेश होता है, चार्ज होता है, लेकिन बहुत इतनी बड़ा चार्ज नहीं होता कि उससे हमें करंट लगे, लेकिन उसी चार्ज की वजह से हमें ऊर्जा मिलती है। तो सूखे बाल से जो चार्ज प्लास्टिक के कंघे में आएगा, तब इस प्लास्टिक के कंघे के पास कागज के टुकड़े लाने से क्या होगा, ये प्लास्टिक का कागज का टुकड़ा ये हल्की चीज है, प्लास्टिक का कंघा भारी है, तो भारी चीज क्या हल्की चीज को आकर्षित करता है। प्लास्टिक का टुकड़ा भारी है तो इसमें सूखे बाल की वजह से आवेश आ गया। अब ये क्या करेगा, इसके पास कागज के टुकड़े जो हल्के हैं उनको लाने पर क्या करेगा, कंघा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो ये वैद्युत आवेश की क्या प्रॉपर्टियां हैं। ये उदाहरण है, इसको मैंने समझा दिया तो उसके अब ये उदाहरण लेंगे। तो आपसे सवाल पूछा है वैद्युत आवेश क्या है, इस तरीके से आप समझा सकते हैं। अब इसके बाद हम वैद्युत आवेश के प्रकार पढ़ेंगे इसके। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं।
आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? धनात्मक आवेश। दूसरा कौन सा? ऋणात्मक आवेश। जब हम कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पे होता है रेशम के जो बाल थे उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, तो हम कहते हैं कि कांच के टुकड़े में धनावेश आ गया है और रेशम में क्या आ गया है? ऋणावेश। क्योंकि आकर्षित कर रहे हैं तो धनावेश होगा ऋणावेश। जो देखो धनावेश ऋणावेश कैसे पहचान होती है? धनावेश और ऋणावेश जो होते हैं आपस में एक दूसरे आकर्षित कर रहे हैं, तो कांच का टुकड़ा क्योंकि रेशम के फरों को आकर्षित कर रहा है तो उसमें आवेश एक में धन होगा एक में ऋण होगा। अगर वो आकर्षित नहीं कर रहा होता, धूल भगा रहा होता, तो उसमें दोनों में या तो धनावेश होता है या दोनों में ऋणावेश होता है। धनावेश ऋणावेश की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस भी माइनस होता है, लेकिन प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होगा, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। मतलब क्या हुआ? जब प्लस प्लस को करेंगे प्लस साथ लेंगे क्या होता? प्रतिरोध। प्लस का मतलब प्रतिरोध, प्रति आकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण कहेंगे, प्रतिकर्षण। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस क्या हो? जे प्लस है, प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक है, अब प्लस माइनस है, देख धनावेश हो गए ऋणावेश, तो क्या होगा? ऋण मतलब आकर्षण। क्या होता? आकर्षण। तो मतलब क्या कहने का मतलब क्या हुआ? अगर दो धनावेश हैं तो आप इन दोनों को पास लाएंगे तो क्या एक दूसरे को दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण होगा। दोनों धनावेश में प्लस आना, प्रतिकर्षण हो गया। या दो ऋणावेश हैं, उन दोनों को पास लाएंगे क्योंकि एक ही आवेश के कारण उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे दूर भागेंगे। ऋण मिला के प्लस में आए तो गणित में हमने पढ़ा है कि नहीं? तो ऋण मिला के क्या हो गया? प्लस हो गया। तो इसका मतलब क्या? प्रतिकर्षण दूर भागेंगे। प्लस का साइन मतलब प्रतिकर्षण। लेकिन प्लस और साइन को मिलाएंगे, जब धनावेश ऋणावेश दोनों एक दूसरे के पास लाते तो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते, एक दूसरे की अपनी तरफ खींचने लगते हैं, तो वो उसमें क्या होता? माइनस का साइन। प्लस माइनस गणित में जो सिद्धांत के हिसाब से प्लस माइनस के बराबर होता माइनस, मतलब आकर्षण। प्लस हो गया तो मतलब प्रतिकर्षण। तो सीधी बात सिद्धांत क्या कहता है? इसका निष्कर्ष, जब दो धनावेश एक दूसरे के पास आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, दो ऋणावेश एक दूसरे के पास आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब इन दोनों में को पास लाएंगे धन और ऋण को, तो क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, तो इनके बीच आकर्षण होगा। क्या होगा? इनके बीच आकर्षण। ठीक है, एक दूसरे को लाने पर जो होते हैं इस प्रकार के आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब आप समझिए इसको, अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल से और समझाएंगे अच्छे से। लिख लो आप लोगों ने जिसको लिखना हो। जब कांच की छड़ को रेशम के पास लाया जाता है तो कांच की छड़ रेशम के तिनकों या बाल को आकर्षित करने लगती है। तो आकर्षण दो विपरीत आवेशों के बीच ही होता है। तो इसका मतलब कांच की छड़ में धनावेश आ गया है और रेशम में ऋणावेश आ गया है। इसका दूसरा उदाहरण, इसका दूसरा उदाहरण है, जब रबड़ की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो रबड़ की छड़ पर धनावेश आ जाएगा और फर पर ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि ये रबड़ की छड़ फर के जो बाल थे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और फिर बाकी गणित के सिद्धांत से मैंने समझा दिया है कि प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है तो आकर्षण हो गया, प्लस प्लस मिलकर प्लस होता, माइनस माइनस मिलकर प्लस होता तो ये प्रतिकर्षण हो गया। ठीक है, अब इसके और अच्छे से उदाहरण प्रयोगों द्वारा हम समझाएंगे। धनावेश ऋणावेश क्या है इसको प्रयोगों द्वारा समझाएंगे आपको। दोस्तों इसका पहला प्रयोग देखिए, वैद्युत आवेश के प्रकार का पहला प्रयोग। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो और आवेशित कर देते हैं। कांच के अभी हमने एग्जांपल बताया कि कांच की रगड़ को रेशम से रगड़ने पर उसके फर और बाल होते हैं, बाल होते हैं वो कांच की तरफ आकर्षित होते हैं, रबड़ पे आवेशित करें और एक धागे से छेद लटका दें। फिर दूसरी कांच की छड़ को उसी विधि से रेशम से दोबारा से आवेशित करें और फिर से दोनों को एक दूसरे के पास, दूसरी वाली छड़ को कोई पहली वाली कांच की छड़ को लटका दें, अब दूसरी वाली छड़ को उसी तरीके से आवेशित करेंगे और दोनों को पास लाएंगे तो देखेंगे कि दोनों छड़ों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो
तो प्रतिकर्षण करती है, क्यों करती है? क्योंकि दोनों पे धनावेश आ गया। जब धनावेश आएगा तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये पहली कांच की छड़ है जो लिखा है, इसमें धनावेश है, दूसरी कांच की छड़ को भी वैसे आकर्षित किया, उसमें भी धनावेश, तो धनावेशी कांच के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये लिख के इसमें ये डायग्राम बना दो, डायग्राम बहुत जरूरी है। दोस्तों इसका दूसरा प्रयोग देखिए, इसमें क्या है, कांच की छड़ को रेशम से उसी तरीके रगड़कर आवेशित करेंगे, लेकिन इस बार क्या दूसरी बार में कांच की छड़ नहीं लेंगे। इस बार क्या दूसरी बार में क्या करेंगे, उस कांच की छड़ को क्षैतिज लटकाइए सेम टू में। इस बार दूसरी बार में कांच की छड़ नहीं लेंगे, बल्कि रबड़ की छड़ को फर से रगड़कर फर को आवेशित करेंगे। क्या करेंगे, रबड़ की छड़ को फर से रगड़कर फर को आवेशित करेंगे और फिर उस फर को कांच की छड़ के निकट लाएंगे तो देखा जाएगा कांच की छड़ और फर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। क्यों आकर्षित कर रहे हैं? क्योंकि कांच की छड़ में धनावेश आ गया है और फर में ऋणावेश आ गया है। इसलिए हमने कांच की छड़ और रेशम को दूसरी बार में इसलिए एग्जाम्पल में उदाहरण प्रयोग में इस शामिल नहीं किया क्योंकि कांच की छड़ को दूसरी बार में फिर से करेंगे तो रेशम को लेंगे तो वही बात हो जाएगी, तो रेशम कांच तो एक दूसरे को आकर्षित कर ही रहे थे। लेकिन हमने इसमें रबड़ की छड़ और फर को लिए, फर को दूसरे प्रयोग में लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि अलग अलग चीजें हैं दोनों, है ना। तो रबड़ की फर को से रगड़ने पर, जब रबड़ की छड़ को फर से रगड़ेंगे तो उसमें आवेशित हो जाएगी और उसको कांच की छड़ के निकट लाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेगी। क्यों? क्योंकि कांच की छड़ में धनावेश है और रबड़ की फर में ऋणावेश आ गया है। ये आप एग्जाम डिजाइन लिख लिए और ये डायग्राम जरूर बना देना, उससे आदमी को पता चल जाएगा कि डायग्राम में क्या है। कई बार क्या एग्जामिनर थ्योरी नहीं पढ़ता, अगर आपने डायग्राम बना दिया तो समझ जाता है कि बच्चे को आता है, तो उसका समय बचता है एग्जामिनर का, तो वो जल्दी ज्यादा कॉपी कम समय में कर लेगा तो उसका पैसे अच्छे बनते हैं। तो उसको जो लगता है बच्चे में हमारे साथ बचा है, इस बच्चे को पूरे नंबर डायग्राम ये फायदा करता है। यही काम डायग्राम यूपीएससी वगैरह जितनी सरकारी नौकरी परीक्षा होती है उनमें मेंस में ऐसे लिखना, उनमें भी यही काम करता है। डायग्राम बहुत बड़े नंबर गेन करने में मदद करता है क्योंकि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसका समय बचता है, तो ज्यादा मौके चेक कर लेता है, तो उसको फायदा होगा पैसे से, तो वो आपको नंबर से फायदा देगा। लिख लिए। दोस्तों इनकी वैद्युत आवेश के गुण देखिए, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। देखिए दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। माइनस माइनस होंगे, समान आवेश है क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, प्लस प्लस समान आवेश है प्रतिकर्षण करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो प्रतिकर्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिपेल, और आकर्षण को क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। प्लस माइनस क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये आवेश की प्रॉपर्टियां होती हैं। इसको देखो दोस्तों, शुरू में जब आवेश के बारे में पता चला था, जब दार्शनिक थेल्स और वैज्ञानिक गिलबर्ट के दौर में जब आवेश के बारे में पता चला
तो उसमें कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को क्या नाम दिया था? विट्स नाम कहते थे, विट्स। और फर के टुकड़े के आवेश पर आवेश को क्या कहते हैं? रेसिनस नाम दिया जाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी याद रखना है, क्योंकि ये आलों से जब भौतिकी के वाइवा होता है, वाइवा में जो वो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल और वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं, जो वाइवा वाले एग्जामिनर आएंगे, एक्सटर्नल बाहर वाले एग्जामिनर, वहां से पूछ सकते हैं कि प्रारंभ में कांच की छड़ में उत्पन्न जो आवेश है उसे क्या कहा जाता था, और फर की छड़ में उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता था। तो फिर कौन सी शताब्दी है, या ये लिखना नहीं पूछे, ये जरूर पूछ सकते कौन सी शताब्दी में किस वैज्ञानिक ने धनावेश और ऋणावेश नाम दिया। कौन से वैज्ञानिक ने? 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखना, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश और ऋणावेश नाम दिया, इन्हीं ने दिया था। तो वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि किस वैज्ञानिक ने धनावेश और ऋणावेश नाम दिया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेश, एक भौतिक राशि। देखिए एसआई प्रणाली को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये क्यों बनाई गई है? ये पूरी दुनिया के लिए इसलिए बनाई गई है कि दुनिया में जितनी भी राशि है उन सबकी एक इंटरनेशनल मात्रक होना चाहिए। इसलिए ऐसा इसलिए ताकि कोई दुनिया में देश अलग अलग मात्रक लेके ना चले, नहीं तो क्या होगा, भारत में कोई आवेश का मात्रक कहेगा रमेश, पाकिस्तान में कोई कहेगा हमारे यहाँ तो इमरान खान पसंद है लोगों को, हम इमरान रख रहे हैं, अमेरिका वाले हमारे यहाँ तो जॉन नाम चलता, हम तो ईसाई हैं तो जॉन रख लेंगे, चाइना वाले कहेंगे हमारे तो चिंगपोंग चोगली नाम चलता, हम चिंगपोंग चोगली रख लेंगे। तो सब अपने अपने अलग नाम आवेश के रखेंगे, तो उससे क्या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो व्यवस्था है खराब होती है। इसलिए ऐसा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया है कि पूरी दुनिया के हर राशि का एक मात्रा होगा और पूरी दुनिया को इसी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट द्वारा बनाई गई राशि की मात्रा का इस्तेमाल करके पढ़ना होगा, अपनी किताबों में इस्तेमाल करना होगा। ये नहीं कि भारत वाले आवेश का मात्रक रमेश रख ले, पाकिस्तान वाले इमरान रख ले, अमेरिका वाले जॉन रख ले, चाइना वाले चिंगपोंग चोगली रख ले। तो उससे क्या होगा, भारत के लोग अभी अमेरिका नौकरी करने गए, उन्होंने कहा हमने तो रमेश पढ़ा, जॉन पढ़ा, उनके लिए पूरा नए तरीके से पढ़ाई लिखाई चालू हुई। भारत वाले चाइना गए तो पूरा नए सिरे से सिस्टम चालू, नए सिरे से सीखो, तो आदमी सीखने में समय लगा देगा, काम कब करेगा। इसलिए ये बनाया गया ताकि पूरी दुनिया एक मात्रक के हिसाब से पढ़ाई करे और काम करे। तो और तो इसमें वैद्युत धारा को मूल राशि कहा गया और आवेश को व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या, जो खुद से उत्पन्न होती है, वो किसी और से उत्पन्न नहीं होती। व्युत्पन्न राशि क्या होती है, दूसरी राशियों से उत्पन्न होती है। तो ये आवेश है, आवेश लिखा, ये किससे उत्पन्न हो रही, वैद्युत धारा और समय से। जबकि वैद्युत धारा अपने आप में एक राशि है, तो क्या मूल राशि क्या होती है, जो खुद से उत्पन्न है, ये किसी और राशि से उत्पन्न नहीं होती। समय क्या है, किसी और राशि से उत्पन्न नहीं होता। तो ये दोनों क्या मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि क्या, इन दोनों राशियों के गुणा या भाग से जो राशि किसी भी दो राशियों, दो या दो से अधिक राशियों के गुणा या भाग से कोई राशि बनती है, तो वो राशि व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो आवेश क्या, विद्युत धारा, किसके, विद्युत धारा और समय के आवेश के गुणा से बन रही है या फिर इनके भाग से बनती, तो ये क्या होती, क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो गुणा से बन रही तो व्युत्पन्न राशि, अगर भाग से ही बनती तो भी व्युत्पन्न राशि होती। लेकिन वैद्युत धारा किसी और से नहीं बनती, इसका मात्रक कूलाम होता है, वो किसी और से नहीं बनता, तो उसको मूल राशि कहते हैं। समय का मात्रक मिनट या घंटा होता, किसी और से नहीं बनता, तो उसको मूल राशि कहते हैं। ठीक है, ये लिख लो आप।
आवेश के तथ्य देखेंगे हम। क्या भाई भौतिक आवेश का भी हमने वो बता दिया था उनका क्या कहते हैं, ठीक है। ये अदिश राशि है, वैद्युत आवेश कौन सी होती है, ये अदिश राशि है जो किसी भी दिशा में जा सकती है। अदिश राशि का मतलब होता है किसी भी दिशा में जा सकती है, ऐसे भी 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 टेढ़ी भी जा सकती है, ऐसे भी। लेकिन जबकि वैद्युत धारा एक सदिश राशि, अगर इस राशि में सीधे जाएंगे, यही ऐसे कहीं लहर के चली हुई सीधी जाएगी, सीधी जाएंगे, ऐसे ऐसी जाएगी। सदिश राशि मतलब सीधी जाना, अदिश राशि किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, जो सिर्फ एक ही दिशा में जा सकती है। वैद्युत धारा एक ही दिशा में जा सकती है इसलिए सदिश राशि, और आवेश किसी भी दिशा में जा सकती है इसलिए अदिश राशि होता है। वैद्युत आवेश पर धनात्मक ऋणात्मक और नेट शून्य आवेश 0 हो सकता है। वैद्युत आवेश पर क्या, वैद्युत आवेश पर धनात्मक ऋणात्मक आवेश और नेट आवेश 0 हो सकता है। धनात्मक की वजह से नेट आवेश 0 का मतलब प्लस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे। जब दो चीजें, दो आवेश, एक प्लस है एक माइनस q आवेश, एक प्लस q आवेश, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो नेट आवेश 0 होता है। तो वो आवेश नहीं होता है, उसमें कोई ऊर्जा उदासीन होता है, वो ना तो धन आवेश होता है ना ऋण आवेश, तो उसमें कोई आवेश होता ही नहीं है। लेकिन उसको क्योंकि समझाने के लिए इसलिए नेट आवेश, नेट शून्य आवेश बोल देते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। लेकिन नेट शून्य का मतलब उसमें कोई आवेश ही नहीं है। जब आवेश ही नहीं है तो उसमें कूलाम क्या होगा, 0। उसका कूलाम का मात्रा, उसकी मात्रा क्या 0 है, जिसकी ये मात्रा के पहले 0 लग गया तो उसकी मात्रा की भी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो वैद्युत आवेश पर धनात्मक ऋणात्मक आवेश और नेट आवेश 0 होता है। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था कि व्युत्पन्न राशि क्यों कहते हैं और मूल राशि किसे कहते हैं। जो दूसरों से पैदा हो, दूसरों राशियों के गुणा या भाग से पैदा होती है तो वो व्युत्पन्न राशि होती है। जो खुद से पैदा होती है, किसी गुणा या किसी दूसरी राशि के गुणा या भाग से पैदा नहीं होती, वो मूल राशि कहलाती है। तीसरा पॉइंट, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे एसआई प्रणाली में सी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है। और दोनों की मात्राएं, दोनों की जो वैल्यू होती है, मान बराबर होते हैं। तो ई बराबर आवेश का मात्रक मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻−18 कूलाम। ये याद रखना है, सवालों में काम आएगा। 1.6 × 10⁻18 कूलाम।